जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लगी हैं और ये सभी चीज़ें हम लोग हमारे इंस्टॉलेशन के टाइम या फिर हम कभी कभी भी हमारे इंडोर का या फिर आउटडोर का या फिर जो भी इंस्टॉलेशन चल रहा है उसके मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। और ये बहुत सारी चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एज ए टेक्नीशियन, एज ए हेल्पर और एज ए इंजीनियर भी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वन है हमारा फ्लेक्सिबल पाइप जो 19 mm का है। इसके अंदर से हम लोग हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के केबल्स होते हैं या फिर कम्युनिकेशन वायर्स वगैरह होते हैं वो सप्लाई करते हैं, जिससे इसके ऊपर कोई मॉइस्चर ना आए। और मतलब जो भी कुछ कीड़े वगैरह होते हैं या फिर कुछ जो बाजू चूहे वगैरह होते हैं कहीं तो भी वो नहीं नहीं काटे हमारे वायर को, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको। और धूप से भी बचाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको। और उसके बाजू देख सकते हैं आप लोग एक इलेक्ट्रिक वो जो हमारा टेप होता है, वो जैसा कि अगर हमारा हम लोग कोई वायर को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद वो देख सकते हैं आप लोग हमारे पास एक कम्युनिकेशन केबल है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वन इंडोर से अनदर इंडोर। और जो सारे इंडोर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन वायर से जुड़े होते हैं। और हम लोग आउटडोर से इंडोर को भी कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके लिए हम लोग ये कम्युनिकेशन वायर यूज़ करते हैं दोस्तों। ये 2 कोर शील्डेड वायर होता है कम्युनिकेशन वायर, और ये ग्रे ग्रे कलर का होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 2 कोर का वायर होता है। आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन वायर क्या होता है और किस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन वायर आपको बहुत ही केयरफुली इंस्टॉल करना होगा। अगर आप इसमें कहीं गलती करते हैं तो आपके इंडोर ऑन नहीं होंगे और सही से उसमें सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। आउटडोर से जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सारे इंडोर्स तक आता है और इंडोर से भी आउटडोर तक जाता है। और हमको पता चलता है कि हमारा कम्युनिकेशन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस वजह से आपको कम्युनिकेशन वायर बहुत ही केयरफुली इंस्टॉल करना होता है। अब उसके नीचे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट वन यहाँ पर है एक ग्रिल। देखिए दोस्तों, हम लोग ग्रिल यहाँ पर वर्टिकली भी इंस्टॉल करते हैं और हॉरिजॉन्टली भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि वॉल में या फिर ऊपर सीलिंग में। ये ग्रिल हम लोग वर्टिकली इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि कहीं पे जैसा आपने वेंटिलेशन करना है या फिर जो भी हमारा साइड ग्रिल है उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। वर्टिकली ये ग्रिल को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके बाजू आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा इंसुलेशन है। ये नेचुरल रबर का हमारा 19 mm का इंसुलेशन है दोस्तों। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 19 mm का हमारा नेचुरल रबर का इंसुलेशन होता है और 13 mm का होता है। उसी तरह से ये हमारा जो स्ट्रेट कॉपर पाइप होता है उसमें हम लोग ये नेचुरल रबर को पिनाते हैं और अंदर ढकेलते हैं इस तरह से। और उस पाइप में हम लोग ये 19 mm का स्ट्रेट स्ट्रेट जो पाइप होते हैं हमारे कॉपर के, उसमें हम लोग 19 mm का थिकनेस का ये जो नेचुरल रबर का इंसुलेशन है वो हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। इंसुलेशन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं दोस्तों कि हमारा हीट लॉस ना हो और जो भी हमारा मॉइस्चर वगैरह जम जाता है हमारे पाइपों पे, क्योंकि रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा होता है जिससे उसके ऊपर आइस भी जम सकती है या फिर वहाँ पे मॉइस्चर जम सकता है, जिससे हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो सकती है या फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। उस वजह से हम लोग इंसुलेशन यूज़ करते हैं। हम लोग इंसुलेशन कॉपर पाइप्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, उसे पेस्ट करते हैं। और डक्टेबल यूनिट्स के ऊपर भी पेस्ट करते हैं और बहुत सारे डक्ट के ऊपर भी पेस्ट करते हैं हम लोग। और जो हमारे प्लेनम बॉक्स होते हैं, प्लेनम बॉक्स के ऊपर भी हम लोग इंसुलेशन को पेस्ट करते हैं और पूरी डक लेंथ के ऊपर हम लोग इंसुलेशन को इंस्टॉल करते हैं। और जो भी हमारा जो नेक शू होता है, जो भी कॉलर्स होती है, उसके ऊपर भी हम लोग इंसुलेशन को चढ़ाते हैं। जैसा ये नीचे का दिख रहा है आपको, जो जो फ्लैट इंसुलेशन है, इसको हम लोग ग्लू के थ्रू डट के ऊपर या फिर कहीं पे भी आपको जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और चिपकाते हैं। और जो स्ट्रेट कॉपर पाइप है उसको हम लोग स्ट्रेट कॉपर पाइप में डाल के इंस्टॉल करते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं और एक है वो जो ब्लैक कलर का नेचुरल रबर का शीट इंसुलेशन है, वो 13 mm का है दोस्तों। इसमें 2 टब आते हैं, एक 13 mm का आता है और एक 19 mm का आता है दोस्तों। एंड देन अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक स्ट्रेट कॉपर पाइप है। ये हमारा स्ट्रेट कॉपर पाइप है। कॉपर पाइप के भी बहुत सारे साइज़ होते हैं, हाफ का होता है, क्वार्टर का होता है और 3/4 का होता है, 5/8 का होता है, 1/8 का होता है, 1 इंच का होता है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं और बहुत सारे साइज़ होते हैं, मैं आपको साइज़ भी दिखा दूँगा। एंड देन उसके बाद हम लोग जो भी हमारा पावर सप्लाई वायर होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट वन हमारा 4 कोर वायर है दोस्तों। ये हमारा वायर हम लोग बड़े डक्टेबल यूनिट्स में वगैरह यूज़ करते हैं। एंड देन
उसके बाद हमारा 2 कोर वायर है दोस्तों, एंड देन उसके बाद हमारा 3 कोर वायर है दोस्तों। ये 2.5 स्क्वायर mm का है, 3 कोर का, और ये 2 कोर का 4 स्क्वायर mm का है। एंड देन इसके बाद है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉपर पाइप के बाजू में एक कॉपर का एल्बो है दोस्तों। कॉपर के एल्बो आते हैं दोस्तों, और उसके टी भी आते हैं कॉपर के। तो उसके भी पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से कॉपर के टी होते हैं, एल्बो होते हैं, और उनके भी साइजेस होते हैं दोस्तों। एज़ पर हमारा पाइप का जो डायमीटर होगा उसके हिसाब से हम आपको उसके कॉपर के एल्बो और टी मिलते हैं दोस्तों, और कपलिंग्स भी मिलते हैं कॉपर पाइप के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। एंड देन उसके बाद है दोस्तों क्लैंप। ये क्लैंप की मदद से हम लोग दोस्तों जो भी हमारे कॉपर पाइप्स है उसको भी हम लोग हैंग कर सकते हैं कभी कभी, या फिर हमारा जो ड्रेन पाइप होता है उसको हम लोग हैंग करते हैं, या फिर जो हमारा इंसुलेशन होता है उसको पकड़ बनाने के लिए भी हम लोग ये उसको यूज़ करते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एज़ पर साइट कंडीशन हम लोग इसको क्लैंप को यूज़ करते हैं दोस्तों। एंड देन उसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों एक एंकर बोल्ट है दोस्तों। एंकर बोल्ट हम लोग जब यूज़ करते हैं दोस्तों, तब हमारे को कोई चीज़ हैंग करना है हमारे थ्रेड रॉड के ऊपर, ये एंकर बोल्ट उसको नीचे से सपोर्ट देता है दोस्तों। और हमारे कैसेट में या फिर डक्टेबल में एक टाइप का एक स्टैंड बना होता है और एक खाँचा बना होता है, वो खाँचे में हम लोग इसको पिना देते हैं, जिससे हमारा जो भी मशीन है इंडोर है और या फिर जो भी हमारा आउटडोर वगैरह है उसके ऊपर हैंग हो जाता है दोस्तों। इसको हम लोग एंकर बोल्ट बोलते हैं दोस्तों। एंड देन उसके बाजू है दोस्तों ये हमारा फास्टनर है दोस्तों। फास्टनर हम लोग हमेशा हमारे स्लैब में ड्रिल करके उसको हम लोग अंदर पिना के अगर नट से टाइट करेंगे तो वो फिक्स हो जाता है दोस्तों हमारे स्लैब में, जिससे हमारे थ्रेड रॉड को हैंग करने के लिए हमें बहुत आसानी होती है। और हम लोग फास्टनर से ही करते हैं दोस्तों, जो भी हमारा हम लोग ड्रिल मशीन से एक होल मारते हैं स्लैब में, एंड देन उसके बाद हम लोग फास्टनर को थ्रेड रॉड में पिना के ऊपर हथौड़ी से मार के उसको स्पैनर से हम टाइट करने पे वो फिक्स हो जाता है दोस्तों। एंड देन ये सारी थ्रेड रॉड नीचे होती है, इसको हम लोग एंकर बोर्ड लगा के जो भी हमारी चीज़ हैंग करना है उसको उसके ऊपर हम लोग हैंग करते हैं। और ये रॉड को दोस्तों थ्रेडेड रॉड कहते हैं। और इस रॉड के भी साइज़ होते हैं दोस्तों, जैसा कि इसकी 8 mm की रॉड होती है दोस्तों, और 10 mm की थ्रेडेड रॉड होती है, और 12 mm की थ्रेडेड रॉड होती है। ये थ्रेडेड रॉड जो होती है दोस्तों, ये जो भी हमारा इंडोर है या जो भी हमारी चीज़ हम लोग इसके ऊपर हैंग कर रहे हैं उसके वेट के हिसाब से उसकी जितनी स्ट्रेंथ रहेंगी थ्रेड रॉड की, वो हिसाब से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम कोई हल्का सा कैसेट बिठा रहे हैं छोटा, तो हम लोग 8 mm के रॉड यूज़ करते हैं। अगर जैसा कि हम लोग बड़ा डक्टेबल यूनिट हैंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 10 mm की या फिर 12 mm की रॉड भी हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो डक्टेबल का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। उस वजह से हम लोगों को एज़ पर साइट कंडीशन जो भी चीज़ हम लोग हैंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग थ्रेडेड रॉड सेलेक्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा केबल पिन भी बोलते हैं इसको, और केबल प्लग भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों हम लोग जब कभी हमारी अर्थिंग करते हैं या फिर जो भी हमारे हैवी वायर्स होते हैं दोस्तों, केबल हमारे जो होते हैं जो भी हमारे पावर सप्लाई के हैं, तो उसमें हम लोग ये केबल पिन सामने लगाते हैं। लगा के बाद उसके बाद जहाँ कभी हमें कनेक्शन देना है वहाँ पे हम लोग उसको अटैच करते हैं एक स्क्रू के थ्रू, जिससे हमारा जो भी पावर सप्लाई है बिल्कुल अच्छे से हो और उसमें कोई ऊपर नीचे ना हो। जैसा कि जो मोटे मोटे हमारे जो केबल्स होते हैं दोस्तों वो जल्दी से मुड़ते नहीं हैं और वो सही से फिट नहीं होते हैं। अगर हम लोग उसको डायरेक्ट जोड़ा देंगे तो कुछ वक्त के बाद वो थोड़े से बेंड होंगे और वहाँ से निकलने का डर भी होता है। और वो बहुत ज़्यादा हाई टेंशन के होते हैं दोस्तों। हमारे HT के केबल्स होते हैं उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं, और लो टेंशन केबल्स में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लो वोल्टेज और LV HP भी बोलते हैं दोस्तों उसको, उसमें भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हमारा केबल पिन। एंड देन उसके बाद हमारा बाजू में दोस्तों सर्किट ब्रेकर। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है हम लोग हमारे जो भी सिस्टम है उसका पावर सप्लाई को ऑफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं और ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जब कभी भी हमारे सिस्टम में एरर आता है तो जब हम टोटली हमारे पूरे सिस्टम को बंद करते हैं, बंद करके हम लोग चालू करते हैं। ज़्यादातर कभी कुछ एरर ऐसे होते हैं जिससे हमें इंडोर ही बंद करना पड़ता है और आउटडोर ही बंद करना होता है, जिसके लिए हम लोग जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर है उससे हम सारा पूरा पावर सप्लाई बंद करके फिर से चालू करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम सही से चले। और एक जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर का फंक्शन होता है दोस्तों, जब कभी भी हमारे पास ज़्यादा पावर सप्लाई होता है जिससे हमारा PCB ख़राब होने का अंदेशा होता है, या फिर हमारा अगर सिस्टम जो ख़राब होने का अंदेशा होता है,
तो ये ट्रिप करता है, जिससे हमारा सिस्टम बंद हो जाता है और हमारे सिस्टम को कुछ नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ सर्किट ब्रेकर ही रहता है जो हमें प्रोटेक्शन देता है दोस्तों। एंड देन नेक्स्ट वन है दोस्तों, ये हमारा लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र है दोस्तों। ये हमारा लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र हम लोग ज़्यादातर वॉल में माउंट करते हैं, या फिर जहाँ पर भी हमारा जो हमारा ये सीलिंग आता है, सीलिंग पे भी हम लोग इसको माउंट करते हैं, जिसके मदद से हम लोग 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री एंगल पे भी हम लोग एयर को थ्रो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको हम लोग पेलमेट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र को। एंड देन उसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्क्वायर डिफ्यूज़र। स्क्वायर डिफ्यूज़र को हम लोग दोस्तों डक्टिंग में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पे हमारा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली यानी कि एकदम हॉरिजॉन्टली हम लोग इसको सीलिंग में इंस्टॉल करते हैं। ज़्यादातर जहाँ पर एम स्टोन की सीलिंग होती है, मतलब जो ब्लॉक होते हैं, जैसे 2x2 के जो ब्लॉक होते हैं, वैसे ब्लॉक की जो सीलिंग होती है वहाँ पर हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और ऑफिस बिल्डिंग में हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोगों को ये ऑफिस बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर हम लोग को ग्रिल्स देखने को मिलेंगी, ना कि ये स्क्वायर डिफ्यूज़र। एंड देन उसके बाद आता है दोस्तों ये जो हमारा डक्ट इंसुलेशन है, 3 और 4 टाइप के डक्ट इंसुलेशन आते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन होता है पफ इंसुलेशन, एंड नाइट्रल रबर का इंसुलेशन भी हम लोग डक्ट के ऊपर लगाते हैं, और थर्मल इंसुलेशन लगाते हैं, और आर्माफ्लेक्स का इंसुलेशन आता है वो लगाते हैं, और एक रॉकवूल टाइप का आता है वो लगाते हैं दोस्तों। ये हमारे 3-4 टाइप के इंसुलेशन होते हैं जो हम लोग हमारे डक्ट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग मॉइस्चर और हीट लॉस। क्योंकि हमारे डक्ट के अंदर की हवा बहुत ही ठंडी होती है और आउटसाइड एयर गर्म होती है, जिससे वहाँ पर मॉइस्चर जम सकता है और हमारे एयर की हीट भी लॉस हो सकती है। मॉइस्चर जमा होने से वहाँ पे कंडेंस होगा और वाटर वहाँ पे वो डक्ट के पास जमा होगा वाटर, और सीलिंग में वाटर टपकेगा, जिससे हमारी सारी सीलिंग ख़राब हो सकती है और ऑफिस एरिया में भी पानी आ सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये इंसुलेशन को यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 टाइप के इंसुलेशन हैं। ये डक्ट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं हम ज़्यादातर, और पाइप के ऊपर भी अप्लाई करते हैं दोस्तों। एंड देन उसके बाद है हमारा थ्रेड रॉड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 8 mm की थ्रेड रॉड है, जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि फास्टनर है और नीचे एंकर बोल्ट है। ये कंप्लीट पूरा एक सेक्शन है थ्रेड रॉड का। जो फास्टनर का एरिया है दोस्तों उसको हम लोग स्लैब में ऊपर ड्रिल करके घुसा देंगे, एंड नीचे जो एंकर बोल्ट है उसके ऊपर हम लोग हमारा जो भी यूनिट है उसको हम हैंग करेंगे। एंड देन उसके बाद है दोस्तों हमारा एल्बो। दोस्तों हमारे पास इस HVAC सिस्टम में हम लोग PVC UPVC के हम लोग एल्बो यूज़ करते हैं, टी यूज़ करते हैं फॉर ड्रेन लाइन ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है जब कभी भी हम लोग हमारी ड्रेन लाइन को हम लोग बनाते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो तब हमें वहाँ पर रेड्यूसर और एल्बो और जो भी हमारा टी जॉइंट होता है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और साथ ही साथ UPVC या फिर हम जो भी पाइप यूज़ कर रहे हैं CPVC का, वो पाइप की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एल्बो भी है, एंड हमारे पास रेड्यूसर भी है, एंड टी जॉइंट भी है, एंड UPVC पाइप भी है। हम इसकी जगह CPVC पाइप भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसमें यहाँ पर हमारे पास एक एंगल भी है, जिसकी मदद से हम लोग हमारा कितना एंगल है वो हम लोग मालूम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग ड्रेन लाइन को इंस्टॉल करते रहते हैं तो हमें उसकी रूट फाइनलाइज करनी होती है, और जो भी हमारा पाइप का डायामीटर है वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 32 mm का पाइप यूज़ कर रहे हैं या फिर 40 mm का पाइप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी हम लोग डक्टेबल यूनिट हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग उसके पाइप को अंदर दीवार में से लेते हैं, मीन्स उसको कंसील करते हैं। कंसील करने के बाद हम लोग दीवार में वो पाइप लेके उसके ऊपर बाद में से ऊपर से प्लास्टर करते हैं दोस्तों। तो कितना कंसील करना है क्या नहीं, वो सब आपको वहाँ पर वॉल पे मार्किंग करनी होती है एज ए इंजीनियर और एज ए सुपरवाइज़र। और आपको रूट फाइनलाइज करना होता है कि यहाँ से हमारी ड्रेन लाइन जाएगी और उसका पाइप इतने डायामीटर का है। तो जब वो हिसाब से वहाँ पे कंसील करेंगे वो लोग, करने के बाद
वहाँ पे उसके बाद आपको पाइप डाल देने के बाद आपका रोड फाइनलाइज हो जाएगा और आपका ड्रेन पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। कंसील का मतलब ये है दोस्तों, ज़्यादातर मुंबई में टेक्नीशियन लोग कंसील को जर्री वर्क कहते हैं। जो हमारी दीवार को फोड़ते हैं ना हम लोग, उसको जर्री वर्क बोलते हैं मुंबई में टेक्नीशियन लोग। उसको टेक्निकल वर्ड्स में कंसील कहते हैं। एंड देन उसके बाद वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जीपी शीट 24 गेज का ये एक शीट है हमारे पास। देखिए दोस्तों, हमारे पास डक्ट के 3-4 टाइप के शेप होते हैं और 3-4 टाइप के हमारे पास थिकनेस भी होती है डक्ट की। जैसा कि राउंड डक्ट है, स्क्वायर डक्ट है और रेक्टेंगुलर डक्ट है। और हमारा जो डक्ट है सामने से मतलब रेड्यूसर की तरह होता है, वो लेस डायमीटर एंड मोर डायमीटर। लेस डायमीटर का जो पाइप होता है वो सामने से छोटा होता है, और जो बिग डायमीटर का जो डक्ट होता है उसका मुंह ज़रा बड़ा होता है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डक्ट भी होते हैं। और डक्ट के गेजेस होते हैं दोस्तों, जैसा कि 16 mm का गेज है, और 18 गेज का है, 20 गेज का है, 22 गेज का है और 24 गेज का है। गेज के हिसाब से हम लोग मालूम करते हैं कि वो डक्ट की जो पतरा होता है, डक्ट की जो शीट होती है उसकी कितनी थिकनेस है दोस्तों। ठीक है, अगर वो 16 mm का है या फिर 18 mm का है तो उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, 1.2 mm 1.3 mm तक होगी। अगर वो 24 गेज का है तो उसकी थिकनेस होगी 0.8 mm या फिर 0.6 mm तक भी उसकी थिकनेस हो सकती है। आप गेज के थ्रू मालूम करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग एग्जॉस्ट डक्ट के लिए हम लोग 18 mm का या फिर 18 गेज का या फिर 20 गेज का हम लोग डक्ट यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग अगर हमारे सप्लाई डक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग 22 गेज या फिर 24 गेज का हम लोग डक्ट यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, जब कभी भी हम लोग कमिश्निंग करते हैं तो जो भी हमारा मास्टर ऑर्डर होता है तो उसके पीछे का जो बैक पैनल है हम इस तरह से खोल देते हैं, तो आपको वहाँ पे क्लियरली जो हमारा कंप्रेसर है और जो भी हमारा कंडेंसर है और जो भी अंदर के जो वॉल है सब आपको ईज़िली शो होते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये दो हमारे पास सिलेंडर्स हैं, इसको हम लोग बॉटला भी बोलते हैं। फर्स्ट वन सिलेंडर में हमारे पास गैस होती है दोस्तों, मीन्स इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है। यह रेफ्रिजरेंट कौन सा भी हो सकता है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल R22, R32 या फिर R410 या फिर R401, कोई सा भी हो सकता है दोस्तों। मतलब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद ये जो सिलेंडर है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है दोस्तों। ये नाइट्रोजन का सिलेंडर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों को नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट करना होता है। जब भी हमारी पूरी इंस्टॉलेशन हो जाती है, मीन्स हमारे पूरे कॉपर पाइपिंग का इंस्टॉलेशन हो जाता है एंड हमारे यूनिट बैठ जाते हैं पूरे इंडोर यूनिट, उसके बाद हम लोग इसमें प्रेशर टेस्टिंग करते हैं लीकेज फाइंड करने के लिए दोस्तों। और फ्रेंड्स, ये हमारा वैक्यूम पंप है फ्रेंड्स। ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे हमारे जो मैं कोर्स आपको दिखाने वाला हूँ इसमें आपको इजी हो जाए कि हम हर जो भी हमारा कंपोनेंट है या फिर जो भी हमारा इक्विपमेंट है हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं और वो इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा वैक्यूम पंप है दोस्तों। जब कभी भी हमारा सिस्टम कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाता है, हमारी पाइपिंग कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाती है, जब हमारे सिस्टम को हम लोग वैक्यूम करते हैं दोस्तों। वैक्यूम करने से ये होता है दोस्तों, अगर जो भी हमारे सिस्टम में अगर कोई मॉइस्चर है तो मॉइस्चर निकल जाएगा। और अगर हमारे जो पाइपिंग लेंथ में कहीं पे अगर वीकर सेक्शन है या फिर किसी पाइप की कहीं पर थिकनेस कम है या फिर कोई वहाँ पर लीकेज है तो वैक्यूमिंग पूरे अच्छे से नहीं होगा, और वहाँ पर हमारा जो वैक्यूम का जो सर्टेन एक वैल्यू होती है वो वैल्यू नहीं आएगी दोस्तों। जैसा कि हम लोग 500 माइक्रोन्स तक करते हैं, वो वैल्यू नहीं आएगी दोस्तों। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि सिस्टम में हमारे लीक है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। और अगर वैक्यूमिंग करते वक्त अगर वो हमारा वीक सेक्शन है हमारे पाइप में तो वो पिचक जाएगा और वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा सेक्शन कोई पाइप का पिचक गया है, तो हम वहाँ पे वो पाइप को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है हमारे पाइपिंग में तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, जिसको विथ स्टैंड करना मतलब उसको झेलना हमारे पाइपिंग की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग उसको उस लेवल पर अगर हम लोग चेक नहीं करेंगे तो जब हमारा सिस्टम वर्क करता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो जिसकी वजह से हमारी सारी रेफ्रिजरेंट भी वेस्ट हो सकती है। इसलिए हम लोग पहले ही जो वैक्यूमिंग प्रोसेस होता है उससे हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो भी पाइपिंग वर्क है वो सही से वर्क करेगा या नहीं करेगा।
और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे सारे आउटडोर्स हैं VRV के। ये आउटडोर्स सिंगल सिंगल है दोस्तों, मतलब अलग अलग ऑफिस के लिए अलग अलग यूनिट है। लेकिन ये जैसे आउटडोर्स दिख रहे हैं आपको, ये सीरीज़ में भी हो सकते हैं। तो मैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि किस तरह से हम लोग सीरीज़ में आउटडोर है या नहीं है, मतलब मास्टर आउटडोर स्लीप 1 और स्लीप 2 है या नहीं है, किस तरह से हम लोग पता करेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो भी मेरा आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों, जब कभी भी हम लोग पाइपिंग करते हैं दोस्तों, तो पाइपिंग हम बहुत सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं, कुछ इस तरह से, क्योंकि कल के दिन अगर कुछ हमारे पास मेंटेनेंस आ जाए तो हमें उसे मेंटेनेंस करने में कोई परेशानी ना हो और हम इजीली वो पाइप को रिमूव करके दूसरा पाइप लगा सके। इस वजह से हम लोग उसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। और कुछ इस तरह से भी हम लोग हमारी जो भी पाइपिंग होती है उसको हम लोग रेडियम से इंडिकेट करते हैं, जिससे हमें इजीली पता चल जाए कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इन है और कौन सा रेफ्रिजरेंट आउट है। ये बस पाइपिंग को पहचानने के लिए हम लोग ये सारे इंडिकेशंस लगाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। ये जो भी हमारा आप लाइन गेज देख रहे हैं, इसमें 3 टाइप के लाइन होते हैं दोस्तों। मीन्स इसमें जो लेफ़्ट साइड होती है वो लो प्रेशर और लो साइड बोलते हैं हम लोग उसको, और जो भी राइट साइड का जो राइट साइड में दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाई साइड। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग वैक्यूमिंग करते हैं या फिर एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं या फिर कमीशनिंग करते हैं, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये लाइंस को लगा के करते हैं। ठीक है दोस्तों, लो साइड और हाई साइड इसमें 2 टाइप के लाइंस होते हैं, और एक बीच में सेंटर में एक लाइन होती है जो सिलेंडर पे जाके लगती है या फिर वैक्यूम पंप पे जाके लगेगी फ्रेंड्स। ठीक है, वो किस तरह से लगाना है और कौन सी लाइन को किधर कनेक्ट करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम कौन सी लाइन कहाँ पर कनेक्ट करते हैं। और इसको दोस्तों हम लोग मैनिफोल्ड गेज भी कहते हैं, और इसमें हाई साइड और लो साइड होता है दोस्तों। और आपको ये पूछा जा सकता है कि इसके कलर कौन से होते हैं, तो इसमें एक रेड कलर होता है दोस्तों, और एक ब्लू कलर होता है, और एक येलो कलर का लाइन होता है दोस्तों, जो हम लोग वैक्यूमिंग और कमिश्निंग के टाइम हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और जब कभी हम लोग नाइट्रोजन का प्रेशर टेस्ट करते हैं, जब भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग लाइन गेज भी कहते हैं दोस्तों। एंड देन नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो भी हमारे आउटडोर्स होते हैं दोस्तों, उसके पीछे एक हमारा बैक पैनल होता है दोस्तों। अगर हमें कुछ भी कमीशनिंग करना है या फिर मेंटेनेंस करना है या फिर कुछ भी करना है हमें, तो हमें ये बैक पैनल रिमूव करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग हमारे आउटडोर को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग हमारे PCB को भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी हमें काम है तो हम वो भी कर सकते हैं हमारे आउटडोर के अंदर। एंड देन आफ्टर दैट जो भी हमारा मेंटेनेंस का काम होगा या फिर जो भी हमारी ट्रबल शूटिंग होगी, वो करने के बाद हम लोग ये पैनल को प्रॉपरली फिट करते हैं दोस्तों हमारे आउटडोर के पीछे। क्योंकि जब कभी भी हम लोग इसको रिमूव करते हैं तो हम प्रॉपरली इसको वापस फिट भी कर देते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी रीजंस के लिए लगाया जाता है दोस्तों।